अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में और वाना में पेश आया, जहां पर कैडेट कॉलेज में भारत के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने कोशिश की जिसको नाकाम बना दिया गया है और वहां पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी तरफ हमारे इस्लामाबाद को हिट किया गया और दोनों ही भारतीय प्रॉक्सीज ने ये घटिया हरकत की। उन तमाम लोगों के लिए जो इसमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं, हमारा दुख दर्द उनके साथ है, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। दूसरी तरफ रावलपिंडी में मैच चल रहा है, ओडीआई, पहला ओडीआई है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान और श्रीलंका ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले अच्छा फैसला किया उन्होंने कि पहले बॉलिंग कर लें क्योंकि सेकंड इनिंग में फिर ड्यू फैक्टर आएगा और उन्होंने पहले ही देख लिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मुझे लगता है बहुत अच्छे होमवर्क और तैयारी के साथ श्रीलंका की टीम उतरी है क्योंकि उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें नोटिस कर ली थी कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या क्या खामियां रही हैं पाकिस्तान की। मैचेस हम जीत गए थे, 2-1 हम हारे थे, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कर पाए कि तीनों T20 जीत जाएं, तीनों आप उनसे ओडीआई जीत जाएं। उनकी टीम भी फुल फ्लैग टीम नहीं थी, मौका था, लेकिन बहरहाल चलें, आप सीरीज जीत गए। लंबे अरसे के बाद सीरीज जीते। शाहीन शाह अफरीदी की पहली बतौर कप्तान ये ओडीआई सीरीज थी, वो भी जीत गए और सलमान अली आगा को भी होम सीरीज जीत की जो मज़ा है वो चखने का मौका मिल गया। लेकिन आपकी खामियां नहीं छुपती हैं, उस पर ज़रा बात करनी पड़ती है। हमारी बॉलिंग है, फिर जिम्बाब्वे ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है और ट्रायंगुलर सीरीज़ में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए कि आपको यके बाद दीगरे अपने ही होम ग्राउंड्स पे, अपनी ही मिट्टी, अपनी सॉइल पे होम सीरीज़ मिलती चली जा रही हैं। खुदारा अच्छी प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ें और जब आप इन्हीं टीमों के साथ ये 200, 250, 240 के मैचेस खेलेंगे वनडे, तो आप अच्छी टीमों के साथ इसको 100-150 कम कर लें क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अच्छी बॉलिंग आएगी और वो हमने देखा कि हमारा मिडल ऑर्डर बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर रहा है। हसन नवाज को मुबारकबाद देंगे, उनके घर बेटे की विलादत भी हुई है, लेकिन हसन नवाज की परफॉर्मेंस पे लाजिमी बात करेंगे। उनको रिलीज़ किया गया है, वजूहात ये भी हो सकती हैं कि उनके बेटे की हुई, लेकिन वो शायद अब डोमेस्टिक खेलते हमें दिखाई देंगे और अच्छा भी है कि डोमेस्टिक में जाके अपनी खामियां दूर करें। मैं तो हैरान हूँ जब ये कहा जाता है कि डोमेस्टिक भेजेंगे जहाँ पर खामियां दूर करेंगे, मतलब आप खामियों वाला प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में खिला लेंगे और यहाँ लाकर आप उसे सिखाएंगे, ना कि आप पहले डोमेस्टिक में उसके सारे मामला ठीक करेंगे। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खुद में एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। मैं बड़ी डिटेल आज इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, टीम सिलेक्शन पर भी बात करेंगे। रिजवान ने कप्तानी खुद छोड़ी और जैसे ही मैं कैप्टन बना सबसे पहले मैंने रिजवान से बात की, शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, और मैं कैटेगोरिकली ये बात बता रहा हूँ, कोई कप्तानी नहीं छोड़ी रिजवान ने। उन्हें कहा गया था कप्तानी छोड़ने का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि उन्होंने कप्तानी छोड़ी। हाँ, शायद मशवरे के लिए शाहीन ने फ़ोन ज़रूर किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो बातें रह गई हैं सारे खिलाड़ियों में। सारे खिलाड़ियों को पैसे, कैप्टनसी, इसी की मेरा ख्याल ज़्यादा मामलात हैं। अपनी परफॉर्मेंसेस नीचे जा रही हैं, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। शाहीन की इन 3 मैचों में जो लास्ट 3 मैचेस थे, मैं ज़रा इस पर एनालिसिस करूँ तो विकेट लेस और आखिर में कुछ विकेट आई, लेकिन वो कोई इतनी कारामद विकेट नहीं थी। पाकिस्तान ऑलरेडी मैच जीत गया था, तो अपनी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा हमें बात करनी होगी। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह खुद भी क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ फ़ाद लियाकत साबिक क्रिकेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में हमें इंशाल्लाह बदी भाई भी ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जी। वसी, एक तो पहले ज़रा सिलेक्शन, इस पर हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, मसाइल हैं, ये है वो, हम परफॉर्मेंस पे ज़रा ज़्यादा आज फोकस करते हैं। ये जो 3 वनडे मैचेस अभी तो जारी है, खैर इस पे तो कल बात कर लेंगे, लेकिन 3 वनडे मैचेस जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने खेले, 3 T20 मैचेस जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने खेले, 2 टेस्ट मैचेस जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने खेले, तीनों में हमें डिफरेंट टीम मिली, तीनों में, और हमारी टीम कमोबेश 2-4 लड़कों के अलावा वही रही। हमने को बहुत तब्दीली नहीं देखी, लेकिन हमें वहाँ डिफरेंट टीम मिली और वो डिफरेंट टीम आप पे हावी नजर आई। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मानसेरा की जो टीम है, स्कूल जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है, वहाँ पे वो चैंपियन बनी है KPK की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें मुबारकबाद है, हमारी सबकी तरफ से मुबारकबाद। दूसरी चीज़ ये है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके दूर अफ्तादा इलाकों में भी टैलेंट मौजूद है। सिर्फ
उसको देखने की, निखारने की और मौका देने की ज़रूरत है। जिस तरह अब यही बच्चे होते स्कूल से निकल जाते और किसी और काम में लग जाते, लेकिन अब उन्हें पीसीबी ने एक रास्ता दिया तो उनके कोचेस, इसका क्रेडिट पीसीबी को भी देता हूं। एग्जैक्टली मोहसिन नकवी साहब को इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये चीज़ें पिछले 10 साल से हमने नहीं देखी, लेकिन वो आए नहीं उन्होंने सर, चीज़- 10 नहीं 17 साल से तो जी, आप जी। स्कूल क्रिकेट ही भूल जाए, नहीं Exactly. थी पाकिस्तान में। तो क्रेडिट गोज टू एवरीवन जो भी उस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। और अब अगर आप इंटरनेशनल टीम की बात करें तो देखें, आपके प्रॉब्लम्स, आप जीत जाते हैं जिस तरह आपने कहा, लेकिन उसके अंदर जो खामियां होती हैं वो ढूंढना जब आप जीत जाते हैं ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, बिकॉज हर कोई आपकी तारीफ कर रहा होता है। लेकिन आप देखें कि उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे पहले या दूसरे वनडे के दौरान कि नसीम शाह और शाहीन का ये मसला है कि नसीम शाह पुराने बॉल के साथ अच्छा बॉल करते हैं, नए बॉल के साथ उनसे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और शाहीन शाह नए बॉल के साथ अच्छा बॉल करते हैं, लेकिन आपको जब प्लेसेट विकेट्स मिलती हैं यहाँ पे पिंडी या फैसलाबाद या आप लाहौर भी चले जाएं, तो वहाँ पे आपका बॉल 1-2 ओवर्स के लिए स्विंग होता है, उससे ज़्यादा स्विंग नहीं होता। जब स्विंग नहीं होता तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आपको विकेटें नहीं मिलती, और आखिर में जाके अगर आप 8वां 9वां 10वां खिलाड़ी आउट करें तो ये आपसे हम नहीं एक्सपेक्ट करते। ठीक है, आप टेल को वाइप करें, लेकिन आप पहले 3 विकेटें ले चुके हों तो तब वो काउंट करती हैं। फिर उसके बाद जब मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं, मैं पीएसएल के दौरान जब हसन नवाज को हमने 5 नंबर पे बारी करवाई, मैं उस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैंने ये कहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा। इस वक्त वो फॉर्म में रन्स कर रहा है, बल्ला चला हुआ है, लेकिन वो कभी भी लंबे अरसे के लिए सस्टेनेबल नहीं है। वो 5 नंबर का प्लेयर नहीं, टेक्निक नहीं, वो 5 नंबर का प्लेयर ही नहीं है। और टेक्निक जो चीजें देखें, आप ऊपर से जब आते हैं ना तो दायरा होता है, आपका मिस हिट भी 30 गज के दायरे को क्रॉस कर लेता है, सही बात तो वो कैच नहीं होता। ठीक है, 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, आप 10 ओवर जब खेल लेते हैं और जिस तरह का एग्रेसिव वो प्लेयर है, मैं इस पे बुरी बात करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा इस पर बात करते हैं। हसन नवाज को लेकर बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। मैं बहुत सारी चीजों पर बात करूंगा, चूंकि अभी का मैच चल रहा है उस पर तो हम कल काफी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन जो कुछ उन 3 मैचेस में हुआ जरा छोटा सा हम व्यू कर रहे थे हसन नवाज को लेके। एक बड़ी अच्छी बात कही कि जी जब आपका प्लेयर 5वें छठे पे थोड़े दिन स्कोर करता है, दायरा खुलता है, कोई एक आधी इनिंग लग जाती है, लेकिन वो मुस्तकिल अगर ओपनर है तो उसको आदत होगी कि दायरे के अंदर कैसे खेलना है, और फिर आप जब उसको नीचे ले जाते हैं तो खुली हुई फील्ड होती है, वहां पर वो चल नहीं पाता है। फहद क्या कहेंगे इस पे? हसन नवाज को लेकर थोड़ा सा बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इस पे बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। देखिए जी, मैं तो पहले भी इस पे कई दफा बात की है, जिस तरह वसी ने कहा है कि लेट मिडिल ऑर्डर का प्लेयर वो नहीं है। आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने इजाज अहमद को शुरू में देखा होगा कि इमरान खान ने उनको बड़ी क्रिकेट खिलाई, लेकिन 7वें 8वें 9वें नंबर पे भी बारी आती थी इजाज की। 87 का वर्ल्ड कप देख लें, लेकिन ये कि इजाज फील्डर बहुत अच्छा था, जिसका प्लस था, जिसकी वजह से खान साहब उनको खिलाते थे। लेकिन बाय द टाइम जिस तरह इजाज का नंबर इम्प्रूव हुआ, क्योंकि इजाज ने सारी जिंदगी अपनी ओपन 1 डाउन खेली हुई थी, जो अंडर 19 थी, जो डोमेस्टिक थी, तो जो जिसका नंबर होता है ना, जो बचपन से लेके खेल रहा होता है, उसको उधर ही एडजस्ट करना होता है, क्योंकि उसकी नेचुरली जो बेस टेक्निक होती है उन नंबरों के हिसाब से होती है। और आप हसन नवाज को अगर नीचे खिलाएंगे, क्योंकि नीचे प्लेयर वो कामयाब होता है जिसको स्ट्राइक रोटेट करनी आती हो। हसन नवाज में तो मैंने अभी ऐसी टेक्निक ही नहीं देखी, उस बेचारे को तो बॉल ब्लॉक करना भी नहीं आता है और बॉल छोड़ना भी नहीं आता है। बॉल छोड़ना इज अ पार्ट ऑफ गेम एक्चुअली, और वनडे में तो बड़ा जरूरी है, तो इसलिए उसको अभी फर्स्ट क्लास खेलने दें, और फर्स्ट क्लास जिस भी नंबर पे वो खेलता है, जिस भी नंबर पे वो परफॉर्म करता है, उस नंबर पे ही आप उसको खिलाएं। आप जबरदस्ती उसको टीम में मत डालें कि जी अच्छी हिट्टे मार लेता है, तो हिट्टे मारने वाले प्लेयर्स तो काफी सारे बैठे हुए हैं। और आई थिंक इस नंबर के ऊपर जहां हसन नवाज खेल रहे हैं, आपको अब्बास अफरीदी को एडजस्ट करना चाहिए। ही इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर। आई डोंट नो कि उसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं और हांगकांग भेज दिया, हालांकि यहाँ पे इतनी पाकिस्तान में होम क्रिकेट हो रही थी, तो ये बड़ा बेस्ट चांस था। इरफान नियाजी को आप चांस देते, आप अब्बास अफरीदी को चांस देते, मतलब दे लुक
very good all-rounders and you can convert them into T20 cricket. मैं आपकी बात से बहुत अग्री हूँ। इरफान नियाजी का आपने नाम लिया, अब्बास का लिया, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बदी भाई, ये जो हमने 3 वनडे खेले उसमें से 2 जीत लिए, 3 T20 खेले उसमें से 2 जीत लिए, तो हम एक एक मैच हारे भी हैं। अच्छा, हर अलग फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका ने अलग टीम खिलाई। हमारे यहाँ कुछ लड़के जिनको बहुत चांस मिल रहा है, मैं साइम की भी बात कर लूं, एक वन ऑफ इनिंग खेलते हैं वो। जब आपका स्कोर कम होता है उसके चेज में साइम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जब खुद आपने टारगेट सेट करना होता है, साइम उसमें 22-23 मैचेस हो गए, कुछ करके नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आज की बात भी ले लूं तो साइम फौरन ही शुरू में आउट हो गए। आसान में देखिए, हम लोग जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज और वनडे सीरीज जीतने के बाद जो है वो काफी मुतमईन से हो गई है हमारी टीम मैनेजमेंट की। हमने बहुत सारा कमाल कर दिया है, लेकिन आप इसमें अपनी खामियां तो देखें, हमने क्या हमारे अंदर खामियां हैं। कभी एक प्लेयर को आप वनडे में शामिल कर लेते हैं और उसी प्लेयर को दोबारा जो है T20 में शामिल कर देते हैं, और T20 से बात उठाकर फिर दोबारा वनडे में शामिल कर लेते हैं। आपको तो यही नहीं पता कि कौन से प्लेयर को हमें कौन सा फॉर्मेट खिलाना चाहिए। पहले आप देखें कि हारिस रऊफ को आप T20 खिला देते, फिर आपने वनडे में डाल दिया। फिर फखर जमान को आपने T20 नहीं खिलाया, उसको वनडे में डाल दिया। वनडे में ऐसा कौन सा कमाल उन्होंने कर दिया, 2 मैचेस में तो 0 पे आउट हुए, उनको दोबारा आपने T20 में लेकर आ गए। साइम अयूब है, देखिए जब उसकी कंडीशन उसके मतलब की होती है तो वहां पर स्कोर कर देता है, लेकिन जहां टीम को जरूरत होती है साइम अयूब हमेशा से जो है ना उसने जो है परफॉर्म नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। आप असीम उल्ला को जो है आपने साथ रखा हुआ है, खिला दें भाई, उसको मैच खिला दें। आप हुसैन तलत पे रिलाई करे जा रहे हैं। फिर आप जो है अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है, उसको हांगकांग जो है आपने भेज दिया वहां कप्तान बन के, वहां उसको देखिए उसने बैटिंग से कितनी जबरदस्त बैटिंग की। फिर अब्दुल समद है, जो लड़के अगर जिनको आप एक प्लेयर को जो है 10-10, 12-12, 13-13 चांस दे देते हैं और एक प्लेयर जो है एक खाली बेंच में बैठ के बाहर चला जाता है, तो ये चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अभी तो देखिए 2 ही महीने रह गए मेरे हिसाब से कि आगे आपने जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये तैयारियां तो ना हुई। आप इस तरह की तैयारी करेंगे साउथ अफ्रीका की सी टीम के साथ खेलने, फिर आप श्रीलंका की टीम को आपने बना लिया, फिर आपने जिम्बाब्वे की टीम को बना लिया। ये वो तैयारियां नहीं होती जो बड़े इवेंट के लिए लोग करते हैं। बड़े इवेंट के लिए आप बड़ी टीमों से मुकाबला करना पड़ता है, और बड़ी टीमों के सामने आपकी जो है ये चीजें पता चलती हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए ना, इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से खेला, आपके सामने है, और जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया। फिर अभी उसकी जो सीरीज है वो साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के सारे बड़े प्लेयर उस सीरीज में आपको नजर आएंगे और वो खेलेंगे। तो ये होती है टीमें जो तैयारियां करती है, जिनको आगे जो है आईसीसी का इवेंट जीतना होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी समझ नहीं आ रहा कि होता क्या है। तो मुझे तो ये डर था कि खुदा न खास्ता हम साउथ अफ्रीका से सीरीज अगर आ जाते तो शाहीन अफरीदी को कहते जी कि आप अपना बंदोबस्त कर लो, या तो कप्तान फौरन चाहिए होता है। सलमान अली आगा, हम आपसे आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, वनडे में कितने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको वनडे में रखे। आपने जो कप्तानी के काबिल नहीं है उसको कप्तानी ना कराएं भाई, जो कप्तान है उसी से कप्तानी कराएं ताकि पता चले। कभी रिजवान, कभी बाबर, कभी शाहीन, कभी सलमान। अभी मेरे ख्याल में कोई कप्तान ही नहीं बचा जिसको आप कप्तानी करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनको सोच विचार करनी पड़ेगी, सिलेक्शन कमेटी को सोच विचार करनी पड़ेगी कि आया हम डोमेस्टिक प्लेयर को जो है बिठा तो देते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और जिनको इस्तेमाल करते हैं उनको इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहते। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है नहीं। ये अच्छा, एक पॉइंट मैं इस पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ हम डिस्कस करें। बड़े लंबे अरसे से हल्की हल्की हम बांसुरी तो इस पे बजा रहे हैं। वैसे जो बदी भाई ने कहा ना, मैं इससे 100 नहीं, 200 नहीं, 500% अग्री हूँ। आपकी तैयारी क्या है? जिम्बाब्वे से खेल लो, बांग्लादेश से खेल लो, वेस्ट इंडीज़ जैसी हल्की टीम से खेल लो, श्रीलंका से खेल लो, यूएई से खेल लो। आप वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड की ए टीम, जो वो भी आते हैं तो यहाँ आपकी बीसी टीम ले आती हैं। लेकिन चलो, आप जा रहे हो, आप तो उनकी किसी आप हराओ ताकि वो ए टीम लाए ना। आप तो छोटी छोटी टीमों से खेल लो। ये तैयारी थोड़ी है वर्ल्ड कप की। देखिए, तैयारी आप 2 तरीके से करते हो। एक तो यही है कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलते हो, दूसरा आप अपने
स्क्वाड के अंदर, अपने पूल के अंदर प्लेयर्स को खुद समझते हो कि ये प्लेयर आप अगर आज किसी सिलेक्टर से प्लेयर्स जो होते हैं, मुझे ये बताएं कि आपको अगर आज बताया जाए कि पाकिस्तान का 15 मेंबर्स का स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए, जैसे बदी भाई ने कहा 2 महीने रह गए, आप बना सकते हैं? नहीं बन सकता। हमारा 10 प्लेयर्स भी पक्के नहीं है, कप्तान कौन होगा हमें नहीं पता होता। तो देखें FTPs जो होते हैं, जो नहीं, एक बात कहूँ माजरत, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है, पर हमारी वाकई में टीम सेलेक्ट ऐसे हो रही है कि 10 लड़के हैं, 2 चाहिए तो दूसरे मोहल्ले से पकड़ लो। मैं ऐसे यही बात कर रहा हूँ ना। देखें, चलें आपने जो क्रिकेट खेलनी है, चलें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक प्रपोज्ड सीरीज है हमारी इसके बाद, तो अगर वो होती है तो बहुत अच्छा है। PCB इसके ऊपर काम कर रही है, हम थोड़े हार्श हो जाते हैं लेकिन PCB इसके ऊपर काम कर रही है। आप पूरा साल खेले छोटी टीमों के साथ, वो एक प्रपोज सीरीज है, अभी उसको फाइनलाइज करना है, फिर आपने जाना है, आपने मैं आपके, लेकिन आप छोटी छोटी टीमों से खेल के जब वहां जाते हैं ना तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी खराब आती है। देखिए आप वहां पे छोटी टीमों से भी तो हार जाते हैं ना। USA से आप नहीं हारे, आप जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप नहीं हारे। तो प्रॉब्लम छोटी या बड़ी टीमों के साथ खेलने का नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम का है। आपको सिस्टम को बेहतर करना है, आपने सिस्टम को इस तरह बेहतर करना है कि अभी जो आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है उसके भी जो टॉप 3 या 4 जो रन स्कोरर्स हैं वो सारे ओपनर्स हैं, शामिल है अली ज़रियाब है, शाहजेब खान है, सब ओपनर्स हैं। ठीक है, तो आप एक उसका पॉजिटिव ये है, इधर ही से मैं बात करना चाह रहा हूं कि 25 साल या उससे कम की उम्र है जो टॉप स्कोरर्स हैं। तो चलें एक फ्यूचर में हमें एक अच्छी चीज, जी यानी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन अब इन पिचेस पे, जो पिचेस वहां पे हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आप कंसिस्टेंसी नहीं है, आप जैसी पिचेस जैसी बॉल्स आप इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज करते हैं वही आप डोमेस्टिक में यूज करें, ताकि जब प्लेयर ऊपर आए। अब देखें हम कहते हैं ना फलां की C टीम आ गई, फलां की D टीम आ गई। मैं कल शेफील्ड शील्ड का मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे जो कवरेज ऑफ क्रिकेट है, जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, मैं नहीं समझता कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के भी बराबर है। क्वालिटी तो बहुत क्वालिटी। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी B टीम भी भेजती है तो फ्रैंकली स्पीकिंग, और ये माजरत के साथ ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारी A टीम से वो बेहतर टीमें होती हैं। तो हमारा प्रॉब्लम अपने अंदर है, सिस्टम के अंदर है। हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है जो एक काविश है PCB की कि स्कूल क्रिकेट से प्लेयर्स ऊपर आए, क्लब क्रिकेट को बेहतर करें। क्लब क्रिकेट वो ना हो कि डमी क्लब्स हों सिर्फ वोटिंग के लिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्क्रूटनी बहुत सख्त होनी चाहिए और प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। अब एक क्लब में अगर 30 या 35 प्लेयर्स रजिस्टर्ड है तो वो किस किस को चांस देंगे 4-5 मैचेस में? तो आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि बड़ी टीम है छोटी टीम। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ पार्शली अग्रीड हूं कि ठीक है आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छा आगे जाके, लेकिन आप छोटी टीमों या बड़ी टीमों को छोड़ देना। आप वर्ल्ड कप में जाके USA से भी हार जाते हैं, इनसे भी हार रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना। तो फिर ये चीज है कि आप इन चीजों में पढ़ने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, और सिस्टम इसी तरह बेहतर होगा कि स्कूल, क्लब, उसके बाद इंटरनेशनल और ये फर्स्ट क्लास वगैरह। अच्छा फहद, इससे पहले कि हम जरा इस पर बात करें कि छोटी टीमें और उनके साथ मैचेस, मैं जरा जानना चाहूंगा, थोड़ा हमें बताएं, सुनने वालों को भी पता चले। एक तो आपके घर में माशाल्लाह से नेट होता था, पूरी पाकिस्तान की टीम आपके घर में इंटरनेट प्रैक्टिस नेट करती होती थी, नेट प्रैक्टिसेस। जरा इसके हवाले से हमें बताएं ना कि तब प्लेयर क्वालिटी क्या थी। पूरे पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स तो आपके अपने घर में नेट करते थे, उनको आपने खेलते हुए देखा, उनसे आपने सीखा भी, आप उनके साथ भी खेले सबके। कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है अब इस चीज का कि हमारे यहाँ जो लोकल लड़का है वो भी अब अपने टैलेंट पर बड़ा शकूक व शुबहात पाता है बेचारा, उसका भी वो टैलेंट नहीं। हसन की मैं बात कर रहा था, साइम की बात कर रहा हूँ, ये लोग मुसलसल परफॉर्म कर नहीं पा रहे जबकि मौके भी मिल रहे हैं। लेकिन वो टीम जो आप लोगों के घर नेट किया करती थी वो तो सारी की सारी टीम मुस्तकिल खेलती थी। सर देखिए, थोड़ा सा मैं लेगेसी पे बात करूंगा। मेरे फादर ने 1982 में पायनियर इंटरनेशनल और पायनियर स्पोर्ट्स से 2 कंपनी थी, इनको स्टैब्लिश किया। हम पाकिस्तान के मतलब पायनियर्स थे, इंग्लिश विलो बैट मैन्युफैक्चरर। अच्छा फहद, मैं चाहूंगा फहद ये बात जरा कंप्लीट कीजिएगा। ये जरूरी इसलिए है कि मैं जो एक कनेक्टिविटी चाह रहा हूँ वो उस वक्त प्लेयर्स के पास इतना बड़ा कैनवस नहीं था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, वो घरों में भी नेट करते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी थी कि
अनबिलीवेबल। ये पूरी बात करते हैं फहद एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फहद, आप जरा लेगेसी की, पाकिस्तान उस क्रिकेट की बात कर रहे थे जब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, घरों तक में नेट। मेरा बताने का मकसद है कि घरों में भी नेट करते थे, सुपरस्टार्स बगैर किसी नखरे के जाके नेट करते थे, और क्या कुछ सीखने को मिलता था, क्या परफॉर्मेंसेज होती थी। आज तो इतनी फैसिलिटी है, जरा बताइएगा। देखिए जी, बात यह है कि मेरे फादर 1982 से इस बिजनेस में थे, क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर थे, पायनियर स्पोर्ट्स के नाम पे। बड़े इमरान खान खेले हैं, जावेद मियांदाद खेले हैं, सईद अनवर ने डेब्यू किया है, एजाज अहमद ने डेब्यू किया पायनियर से। देयर सो मेनी नेम्स। लेकिन आई कम टू द पॉइंट, मेरे फादर का शुरू से विजन था। पहले तो जो पायनियर की टीम थी सर, उसका स्टेडियम, जिना स्टेडियम के अंदर ही नेट लगता था। फिर वहां पे कुछ ऐसी पॉलिटिक्स शुरू हुई कि उन्होंने स्टेडियम के अंदर सारी टीमों के नेट बंद कर दिए, ठीक है। तो मेरे फादर ने, हमारा सियालकोट में घर माशाल्लाह काफी बड़ा था, कोई 8 कनाल जगह थी, उसके अंदर से 2 कनाल को महदूद किया, और जो जिना स्टेडियम का ग्राउंड मैन था वो मेरे फादर ने हायर कर लिया। और मुझे याद है वो विकेट मेरे सामने बनी सर, उसको 6 फुट पहले खोदा गया, उसके अंदर बजरी, रोड़ी और नंदीपुर से मिट्टी मंगवाई गई, एक प्रॉपर टर्फ विकेट बनाई गई कवर्ड नेट के साथ। और ये मैं बात कर रहा हूँ मतलब 89 में चीज स्टार्ट हो गई थी, और उस जगह से कोई 15 से 20 बल्कि 25 फर्स्ट क्लास प्लेयर निकले और 6 इंटरनेशनल प्लेयर निकले, जिसमें एजाज अहमद, जाहिद फजल, शुएब मलिक, अब्दुल रहमान, ताहिर महमूद, मतलब देयर सो मेनी नेम्स, शायद मैं कुछ स्किप भी कर रहा हूँगा। और डेली वहां पे फैसिलिटी ये थी सर के सारे जो प्लेयर्स थे पायनियर के, उनको पूरा इक्विपमेंट दिया जाता था विद क्रिकेट बैट्स, विद पैड्स, ग्लव्स, और हमारे नेट पे ग्रेज के बॉल लगते थे। उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। और हमने अपने टीम के बच्चों को स्टाइपन भी लगाया उस जमाने में, 91-92 में। किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 5000। ये क्लब, क्रिकेट क्लब मतलब सामान भी देती थी और क्लब जो है वो पैसे भी देती थी। मैं स्कूल में पढ़ता था, आई वाज इन क्लास 8 व्हेन आई सिलेक्टेड इन अंडर 16 डिवीजन, जो कि अली जिया साहब कोच थे, क्योंकि सियालकोट वाज नॉट अ रीजन, तो हम डिवीजन का हिस्सा था। यहाँ अच्छा, मेरी रूटीन सुनिएगा जरा कि हमने कैसे क्रिकेट खेली है। सर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, और मैं स्कूल का जरूर नाम लेना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल सियालकोट का, जिस तरह लाहौर का एची सन है। तो सर उधर हमें इतना सपोर्ट किया जाता था स्कूल में, कि जब मैं अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ तो मेरे प्रिंसिपल ने लास्ट 2 पीरियड्स मुझे फ्री कर दिए कि मैं 12 बजे घर चला जाऊं। मैं घर आता था, मैं अपना लंच करता था, अपने कपड़े चेंज करता था, और वहां पे वैगन का अड्डा होता था स्टेशन के पास। हम सारों ने 2 बजे वहां इकट्ठे होना होता था। हम डेली गुजरावाला जाते थे, और उसके अंदर कौन कौन था वो सुन लें। शुएब मलिक था, अब्दुल रहमान था, फैसल नवीद था, फैसल खान था। ये सारे लड़के आज कोच है, कोई सिलेक्टर है, कोई कुछ है, कोई टीवी में बैठा हुआ है मेरी तरह। और हम डेली शाम को, मैं रात को कोई 8, 8:30 हो जाते थे वापस आते हुए सर, गुजरावाले से वापस आना होता था। रात को मेहनत कर रहे हैं क्लब क्रिकेट खेलने के लिए। जो आप मैं सुनवाना चाह रहा था ना लोगों को, वो ये था कि तब ऐसे क्रिकेट खेली जाती थी। क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अभी क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि मैं स्कूल से आके सही बात गुजरावाला जाता था। गुजरावाला इज लाइक 55 to 60 किलोमीटर फ्रॉम सियालकोट। वी गोस एवरी डे, डेली बेसिस पे ये होता था। इसमें अच्छा, इस लॉर्ड में बड़े और नाम है जो मिस हो जाएंगे। जाहिद सईद था, वो भी पाकिस्तान खेला है जी, जाहिद। और ताहिर मुगल था, ठीक है। ताहिर मुगल तो बड़ा अच्छा नाम था, उसके साथ बड़ी बेचारे के हार्ड लक हो गई, पाकिस्तान नहीं खेल पाए। इमरान ताहिर और वो बड़े क्लोज फ्रेंड थे। ये बॉलर जो है हमारे, वो पेशावर जमीन उमैद, उनके वो चाचा ने मुझे इसका कैप्टन बनाया था। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपनी फैमिली के बारे में। मेरे जो ताए हैं गौस राजर महरूम, वो LTCA के प्रेसिडेंट रहे हैं। को 10 से 15 साल पहले LCCA नहीं होता था, हाँ जी, पता है मुझे, लाहौर डिवीजनल एसोसिएशन। डिवीजनल एसोसिएशन।
और वो क्रिकेट बोर्ड के लाइफ टाइम मेंबर थे और वो अंडर 23 के कोच भी रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं फहद, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये थोड़ी और डिटेल में हम इस पे और बात, ये जो आप स्कूल क्रिकेट क्लब की अभी यही एग्जैक्ट ये कनेक्टिविटी बदी भाई मैं चाहूंगा जरा आपसे, ये जो स्कूल क्रिकेट की मेहनत आपने सुनी फहद की, पूरा पाकिस्तान टीम उनके घर में नेट कर रही हो, वो बंदा फिर इतनी मेहनत करके गुजरांवाला तक जाता हो, और फिर प्लेयर क्वालिटी आप देखें क्या क्या निकलती थी। अब तो इतनी फैसिलिटी है, फिर क्यों हम टैलेंट को रो रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि पहले तो घरों में नेट होते तो इतना बड़ा टैलेंट था। देखिए हसन भाई, असल सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि उस वक्त स्कूल लेवल के इवेंट हुआ करते थे, फिर इंटर कॉलेजिएट हुआ करता था, आपको मालूम है, फिर इंटर यूनिवर्सिटी के मुकाबले हुए थे, इंटर बोर्ड के मुकाबले हुआ करते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले होते थे, और बहुत सारे जो कॉलेज होते थे या स्कूल होते थे वो बाहर जाकर, जैसे सिंध के जितने स्कूल हैं उनसे मुकाबले होते थे। तो वहां आपको टैलेंट का पता चलता था कि कौन सा प्लेयर कहां से और कैसे खेलता है। वहां स्कूल और कॉलेज के लड़कों को भी लोग जानते थे कि यार ये बैटिंग करता है, ये बॉलिंग करता है, या ये अच्छा फील्डर है। लेकिन वो चीजें अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपको तो याद होगा सलाम भाई, हम जब क्रिकेट खेला करते थे, हम सुबह जाकर खुद ही जो है वो सीमेंट की विकेट हुआ करती थी, पहले विकेट को साफ किया करते थे, फिर ग्राउंड में जो कुछ कचरा होता था उसको उठाते थे। बल्कि ये नहीं होता था बदी भाई, आपको याद होगा सबसे पहले जाके पिच मला करते थे कि कोई और आके ना हमसे पहले आ जाए, 5-5 6 बजे सो जाते थे पिच पे जाके। देखिए, और उस वक्त के जो क्रिकेटर आज अगर आप उनके नाम लोग नहीं जानते होंगे, मैं कहता हूं कि उस जैसे क्रिकेटर आज दिन तक पैदा ही नहीं हुए। वो क्रिकेटर अगर उनको इस जैसी सहूलत मिल जाती जो आज जो है वो खिलाड़ी जो है वो हवाई जहाजों में सफर करते हैं, अपनी घर से जो है वो मर्सिडीज में निकल कर जाते हैं, फिर वीवीआईपी होटल पे रहते हैं, फिर उनको वीवीआईपी ग्राउंड्स और स्टेडियम मिलते हैं, फैंस मिलते हैं। अगर ये चीजें उस वक्त उनको मिल जाती ना, तो फिर मैं उनसे पूछता कि वाकई यार क्रिकेट किसको कहते हैं। तो ये जो इनको सब चीज बनी बनाई मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, आप तो करोड़ों में लोग खेल रहे हैं। उस वक्त तो अपनी जेब से पैसे लगा के लोग जाते थे, कोई पैदल जाता था, कोई बाइक पे जाता था, कोई किसी से लिफ्ट लेके जाता था। तो वो क्रिकेट होती थी, उसमें पता भी चलता था। और कितने लोग, आपको याद होगा कि नाजमाबाद सुपर कप के नाम से एक इवेंट कराची में होता था, ईदगाह ग्राउंड, यहाँ पर जो पहला T20 मैच भी यहाँ पर खेला गया किया था। तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर इतनी पब्लिक थी कि वो पूरा स्टेडियम ग्राउंड था वो भर गया। उसके बाद बाहर भी लोग खड़े होते थे सिर्फ क्लब के मैच देखने के लिए और इस तरह की इवेंट देखने के लिए, क्या यहाँ पर मैच हो रहा है। वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब खिलाड़ी लग्जरी जिंदगी में आ गए हैं, लग्जरी हर चीज इनको मिल रही है, तो कौन करे ना स्कूल वालों को। अच्छा, ये जो बात आप लोग कर रहे हैं ना बदी भाई, ये जो आप 2 हज़रात बात कर रहे हैं ना, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिकेट के लिए। वैसे जो क्रिकेट खेली अभी ये 2 हज़रात जो बात कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि जिम शिम जाते थे। और ये मैं उनकी बात करूं जो पाकिस्तान में क्रिकेट के मतलब पाकिस्तान लेवल के वसीम अकरम वकार वगैरह, ये कोई जिम शिम नहीं था। कैंप लगता था तो इनको मौके मिल जाते थे, वरना ये इसी तरह क्लबों में जाके पत्थर उठा उठा के एक्सरसाइज करना, खुद अपनी हार्ड एक्सरसाइज करना, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करना और चक्कर लगाना ग्राउंड के। फिटनेस देखें, उन्होंने 500-500 विकेटें ली हैं। आज इतनी फैसिलिटी, इतनी आसानियों के बाद आपका कोई बॉलर 300 विकेट भी नहीं ले पा रहा है। सर ये सॉरी सिचुएशन है। ये जो तमाम बातें 1980, 1990 और 2000 की कर रहे हैं, 2015 के बाद मैं भी यही सब चीज़ें देख रहा हूँ। यानी हमारा सिस्टम अभी तक एक नुक्ता भी आगे बेहतर नहीं हुआ। लेवल की बात कर रहे हैं मैं क्लब ठीक है वो थी। देखिए बाबर आजम आपको नहीं नजर आएगा, रिजवान आपको नहीं नजर आएगा, शाहीन आपको इस तरह करता नजर नहीं आएगा। उसके अंदर एक एग्जांपल है, जिम वाली बात पे मैंने बात करनी है। जिम वाली बात पे मैं जरूर इस पे जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा जी। ओके, शुएब मलिक की एक एग्जांपल दूंगा। फाद भाई के साथ वो खेलते रहे हैं, आज भी वो क्लब क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ते। अब वो फाद खुद भी कहते हैं ये बात, एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, तो देखें कि उनके पीछे वो भूख होती थी। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें ना सर, तो क्लब स्कूल अभी भी वही है कि बच्चे वही लिफ्ट लेके जा रहे होते हैं, वही पैसों, मतलब उनके पास लिटरली खाने के पैसे नहीं होते। वहाँ पे जाते हैं तो इक्विपमेंट पूरा नहीं होता। कोई भी स्पॉन्सर, हमारे जो बड़े जो भी हैं, जितने भी, अब मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भी हैं, वो जब तक बच्चे को फर्स्ट क्लास का वो नहीं लगता, उससे पहले वो कोई आके पूछता भी नहीं है क्लब के अंदर कि भाई ये है। जिस तरह फाद भाई ने कहा कि हमने क्लब के अंदर उनके स्टाइपेंड्स लगाए, क्लब के अंदर इक्विपमेंट दिया, तो वो बच्चे के लिए क्रिकेट आसान हो जाती है। लेकिन आज जब तक फर्स्ट क्लास नहीं होता,
कुछ भी नहीं होता, फर्स्ट क्लास खाता रहता है, फर्स्ट क्लास के बाद भी खाता रहता है जी, लेकिन तीसरे दिन वो बल्ले भी उसके पास आया, सब कुछ। तो हमारा फिर बात वहीं पे आती है कि हमने देखें ऑस्ट्रेलिया की हम मिसाल देते हैं 19। मेरा सवाल पता क्या है, फैसिलिटीज बढ़ा दी हैं आपने, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कम कर दी है, ये अजीब सी सिचुएशन है। देखिए फैसिलिटीज भी जाके आपके पास, मैं अभी फर्स्ट क्लास की आपसे बात कर रहा था कि फर्स्ट क्लास में अभी जो बॉल्स यूज हो रही हैं वो इंग्लैंड में सेकंड 11 में यूज होती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये मेरी बिल्कुल टूर्नामेंट खेलने वाले एक प्लेयर से बात हुई है और उसने मुझे ये कहा है। तो फिर आप आगे हिसाब लगा लें कि हमने फैसिलिटीज भी कितनी ही कोई बढ़ा दी हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो बड़े जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह फ्रेंचाइज में कोई हैं उनके साथ नाम ले लेता हूं, बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन, ये जो बड़े कुछ प्लेयर्स हैं वही हैं। और आपके सर आबिद अली को हार्ट अटैक आया, उसके पास अभी कोई रिनाउंड स्पॉन्सर नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम से निकला, उसके पास वो इमरान भट्ट थे जो स्लिप में कैचेस भी पड़ते थे और अच्छे ओपनर भी थे, उनको जैसे ही पाकिस्तान टीम से निकाला उनके पास अब स्पॉन्सर नहीं है। साद बेग आपका है, उसके पास कोई रिनाउंड स्पॉन्सर नहीं है। जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, शाहजेब खान के पास नहीं है। तो ये चीज है कि अली ज़रिया के पास अगर है भी तो वो ग्रे निकल्स का है, वो इंग्लैंड गया था, वहां पे खेलता था, वहां बड़ी मेहनत की है। तो ये चीज है, आपके स्पॉन्सर्स को भी ऊपर आना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी कि हम कितना सीरियस हैं। आप बाबर आजम रूट पे, जी, आप बाबर आजम को, जो भी कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है, वो देख लें, अगर उसको करेंगे फायदा ही फायदा है। लेकिन फायदा तब होगा कि जब एक बच्चे को आप अंडर 16 से स्पॉन्सर करें, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और फिर ये आप फहद बता रहे हैं एग्जैक्टली इनके बैट, इनकी किट, ये सारी स्पॉन्सर होती थी। एग्जैक्टली आप ये जब बात करेंगे ना कि हमने अंडर 16 से इसको स्पॉन्सर किया, फिर वो क्रेडिट आपका आता है। अब लाहौर कलंदर्स शाहीन का क्रेडिट लेती है, उनका कोई क्रेडिट नहीं है, वो अंडर 19 पाकिस्तान के खेला हुआ था, ठीक है। अब अगर शादाब खान का कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रेडिट ले तो नहीं ले सकती, क्योंकि वो भी अंडर 19 एज ग्रुप खेल चुका था। ये चीज है। तो आप जब क्रेडिट लेते हैं, आप जब सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आप बच्चे को अंडर 16 से देखें। अब देखें, फिर यहां पे मैं एक नाम लूंगा, शकील शेख साहब का। जैसे बाबर आजम को उन्होंने चांस दिया यहां से इस्लामाबाद से, बड़ी बात तो है। ये चीज है, उन्होंने चांस दिया तो फिर पाकिस्तान भी खेले। आप बाबर अच्छा लाहौर नहीं दिया, सोचिए आप, लाहौर ने नहीं दिया। लाहौर में एलडीसीए कह रहे हैं, पहले तो हम अब एलसीसीए कहते हैं, पहले तो हम एलडीसीए कहते थे, लेकिन वो एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। चले मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन हम जब ब्रेक से वापस आएंगे जरा बात करेंगे ये जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, और अब आगे आने वाले टाइम पर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंसेस को मल्टीप्लाई करवा पाएंगे। स्पेशली बॉलिंग का इशू, सेकंड इनिंग आ जाए और आपको ड्यू मिल जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो हथियार डाल देते हैं, हाथ पांव छोड़ देते हैं कि बस ठीक है अब तो ड्यू ही है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, मतलब हम पटकेंगे बॉल को एयर स्विंग की, बाकी चीज़ों की कोशिश नहीं करें। ड्यू का कुछ तो तोड़ दुनिया के पास है ना कि वो मैचेस जीत जाते हैं बॉलिंग से भी। वापस आते हैं ब्रेक से, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फहद, ये जरा इससे पहले कि हम बाकी बातें करें, ये जो ड्यू फैक्टर के बाद हमारी बॉलिंग का इशू आ जाता है, जैसे आज भी लग यही रहा है कि अब जब ड्यू हो जाएगी तो मुश्किल हमारी बॉलिंग को पड़ेगी। क्या वजह है भाई, हमारे पास कोई तोड़ नहीं है क्या? ड्यू में बस खत्म हो जाती है बॉलिंग, हाथ पांव छोड़ देते हैं, आउट कर ही नहीं सकते हैं, टीम से जीत ही नहीं सकते, बस ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं इस पे आपको ड्यू पे बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा पॉइंट जो है ना पीछे मिस हो गया था, मैं एंड करना चाह रहा था। देखें, एक सबसे बड़ा फर्क क्लब क्रिकेट में आज और उस टाइम पे पता क्या है? मैंने आपको आगे बताया कि उस टाइम पे क्लब्स, या मेरे जो घर नेट लगता था वो एकेडमी थी, वो क्रिकेट एकेडमी थी। हम उससे पैसा भी कमा सकते थे, पर हम तो उल्टा अपनी जेब से प्लेयरों को पैसा दे रहे थे। फर्क है यहाँ पे, वाकई सामान दे रहे थे। मैं आपको अरसलान भाई एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब का बक्टा कंपनी इंग्लैंड की, जो इंग्लैंड की क्रिकेट किट बनाती थी, उनके स्पाइक्स बनाती थी, वो हमारे शोरूम पे पड़े होते थे। आप सारे पुराने प्लेयरों से जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आप उनसे पूछना। नहीं, मैं पायनियर के हवाले से तो मैं खुद विटनेस हूँ, मुझे इस बात की बहुत अच्छे से इसका पता है। पैट्रिक के स्पाइक्स मिलते थे, बक्टा की किटें मिलती थी, C&D के हेलमेट मिलते थे, और पायनियर जो कि स्टुअर्ट सीरीज का मेकर था, हम SS के बैट बनाते थे। वो वाले बैट यहाँ पे स्पोर्ट्स में कितना आगे था, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पैसे मिलते थे। आज जो मेरा पॉइंट पता क्या है, आज क्रिकेट होगी है कमर्शियलाइज हो गई। आज हर बंदा अगर कोई एकेडमी लगा रहा है, कोई नेट लगा रहा है, वो इसलिए नहीं लगा रहा कि वो बच्चे निकाले, वो इसलिए निकाल रहा है कि वो पैसे कमाए। अब तो जो बच्चे
बच्चे पैसे दे सकते हैं, वो अमीर घरों के हैं, वो सारे मम्मी डैडी हैं, आई एम सॉरी टू से, जिनकी वालिदा वालिद जबरदस्ती उनको क्रिकेट बनाना चाहते हैं। जो रॉ टैलेंट है वो तो बेचारा पहुंच ही नहीं सकता, उसके पास तो किराए के पैसे नहीं है, वो बैट कहां से लेगा, सही बात बॉल है। कहां से लेगा। जब वहां जहां तो काम करने की हमें लेगा। जरूरत है वहां पर काम उस तरह, यानी हम जो कह रहे हैं ना कि फैसिलिटीज बढ़ गई, मैं ये इसलिए आप लोगों से सवाल किया, आप लोग नहीं, सारे facilities रियलिटीज कम हो गई हैं, कम हो गई हैं, ठीक है, ओके बदी भाई, कम हो गई हैं। यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं, अब हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, एक तो डोमेस्टिक में नहीं जाते हुए देखते हैं हम उनको, लेकिन वो परफॉर्म करे ना करे, उनके लिए विंडो ओपन है कि एक दो सीरीज के बाद वो प्रेशर आ जाता है, सोशल मीडिया के वापस आ जाते हैं। मुझे ये बताएं, फखर से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? फखर जमान कितना लंबा अरसा 2027 के वर्ल्ड कप तक हमारे साथ स्टे कर रहे हैं, क्या है? और फखर जमान परफॉर्मेंस कोई एक आधी आती है उनकी पूरे साल में, अब तो फिर भी हम उनके साथ स्टिक हैं, लेकिन हम कहते हैं जी फखर एक मैच विनर है। देखिए हसन भाई, असल मसला ये कि खिलाड़ी को यही नहीं पता होता ना कि वो किस फॉर्मेट का है। जो जिसको आप T20 में लेके आते हैं उसको वनडे खिला देते हैं, ये भी पहले भी मैंने आपसे बात की। असल में फखर जमान में वो चीज हमें अब नजर नहीं आ रही। देखिए पहले ये होता था कि फखर जमान विकेट पे रुकता भी था, शॉट भी खेलता था, लेकिन वो चीज मुझे जब से उसकी इंजरी हुई है, इंजरी के बाद जब से वापस आया, उससे कोई आपने इस तरह की इनिंग्स नहीं देखी होगी, उसकी बड़ी इनिंग्स या कोई ऐसी इनिंग्स जिसको देखकर आपको पता चला हो कि यार ये फखर जमान खेल रहा है। आपने 2027 की तैयारी करनी है तो 2027 में जो वर्ल्ड कप है, इससे पहले भी आप देखें हम 2023 का वर्ल्ड कप किस तरीके से आ रहे हैं, पहले राउंड से ही आगे नहीं जा सके। तो मेरे ख्याल में आपको तैयारी अभी से करनी होगी। आपने अपने सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुदा का वास्ता, मैं सिलेक्शन कमेटी से मैनेजमेंट से ही कहता हूँ कि कम से कम 4-5 ओपनर ना रखा करें, कोई 2-3 बल्लेबाज यार वो ऐसे होते हैं जो लोअर जो मिडिल ऑर्डर के, उनको तैयार कर लें कि यार आपने चौथे पे, पांचवें में और छठे पे खेलना है। अब एक ओपनर पांचवें में भी खेल रहा है, छठे में भी खेल रहा है, एक ओपनर जो है पहले और दूसरे में भी खेल रहा है, तो ये ओपनिंग वाला मसला आपके पास जो प्लेयर हैं सऊद शकील जैसे, उनको तो हम खिला नहीं रहे, उनको तो फिर हमने मिडिल ऑर्डर से ही निकाल दिया, वो तो प्योर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। नहीं सुने, ये साउथ शकील क्या किया उसने? साउथ शकील ने यार 2-4 मैचों में अपने ही कंडीशन में उसने रन कर लिए, हमने उसको सर पे बिठा लिया, उसको वनडे भी खिला दिया, उसको T20 में जो है PSL भी खिला देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें भाई, क्या आप साउथ शकील कुछ भी नहीं करेगा। उसको अगर टेस्ट आपने खिलाना है टेस्ट खिलाएं, उसको वनडे की तरफ लाना है, वनडे की आपके पास बहुत सारे प्लेयर पड़े हुए हैं। आप डोमेस्टिक में जाएं तो सही ना, आप गायदम ट्रॉफी देखें तो सही ना, कैसे कैसे प्लेयर आपको मिलेंगे। जो ओरेरा है वो क्या बुरा है? हुरैरा के साथ तो सर हमने उस बेचारे को एक मैच दे के बड़ी ज्यादती कर दी, उसके ऊपर तो सारा प्रेशर डाल दिया गया। अब हुरैरा कुछ नहीं है भाई, बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा वैसे ड्यू फैक्टर क्या कोई मुश्किल होती है? हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ड्यू फैक्टर में मैच ही नहीं जीत पाते भाई बॉलिंग से? सर एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि ड्यू फैक्टर का पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था कि बॉल्स 2 यूज़ होती थी 25-25 ओवर्स में, ठीक है, तो वो हो जाता था और एक आध बॉल भी चेंज हो जाता था बीच में, अगर बहुत ज़्यादा डी शेप हो जाए वो उनका एक उनके पास जी वो आले के साथ चेक करते हैं। अब ये हो गया है कि 35 ओवर्स के बाद आपको आखिर में एक ही बॉल यूज़ करना पड़ता है। अब वो रिवर्स स्विंग के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ड्यू आता है और कॉन्टिन्यूसली एक ही बॉल यूज़ हो रहा होता है ना, अब दूसरा ये होता है कि एक ओवर के लिए बॉल को सूखने का थोड़ा बहुत मौका, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी टेक है, इस पर इख्तिलाफ कोई भी कर सकता है, लेकिन जब वो आखिरी 15 ओवर्स होते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली बॉल यूज हो रहा होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज है। और फिर एक होता है बॉल का गीला होना, एक होता है सीम का गीला होना, जो ऊपर सिलाई होती है। जब वो सिलाई गीली हो जाती है तो इट्स लिटरली, मतलब ये कोचिंग की जुबान में उसे कहते हैं जैसे साबुन की चक्की होती है आपके हाथ में, तो वो बहुत ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पे स्पिनर के लिए, जो फिंगर स्पिनर होता है या रिस्ट स्पिनर होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका तोड़ होता है। आप देखें, शायद हम इधर ही बात कर रहे थे कि आप गीले बॉल से बॉलिंग करते हो, आप उसको देखते हो कि किस तरह बॉल हो सकती है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो नहीं करनी हमने, ठीक है, और हमने डाल देना है ड्यू पर डाल देना है। ड्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखें पहले ये होता था कि 25 ओवर्स एक बॉल यूज होता था वनडे इंटरनेशनल्स में और 25 दूसरा बॉल यूज होता था, तो वो बॉल सूखने का एक ओवर का मौका 5 मिनट में होता है, एक ओवर जब तक चेंज होता है, तो वो हो जाता था। अब ये है कि 35 ओवर्स के बाद एक ही बॉल यूज होता है आखिरी 15 ओवर्स के लिए। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि बॉल गीला होना एक अलग चीज है, वो आप रैग से, टॉवल से साफ कर सकते हैं, लेकिन वो जो सीम होती है, जो सिलाई होती है, वो कपड़े की होती है, मतलब धागे की होती है, तो
तो वो सूखती नहीं है और वो फिंगर स्पिनर हो या रिस्ट स्पिनर हो उसको बड़ा मुश्किल पेश आती है उसको ओवरकम करने के लिए। लेकिन उसका यही तरीका है कि आप गीले बॉल से बॉलिंग करो, आप गीले बॉल से प्रैक्टिस करो। प्रोफेशनलिज्म में तो इसका कोई जवाब नहीं है ना कि आप इतने बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट खेल रहे हो, आप तो उन प्लेयर से बहुत ऊपर हो जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है जो मुझे एक लग रहा है, अगर ये ठीक है आप सवाल कर सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी जाते हैं, कि अगर ये तैयारी कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आज भी हम 4 सीमर्स के साथ जा रहे हैं, हम सीमर्स हेवी टीम खिलाते हैं और हमने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, तो शायद उसकी तैयारी के लिए सवाल कर लेंगे कौन सी तैयारी है जो सीमर्स के साथ हो रही है। फात लियाकत, बदियुज्जमा साहब, थैंक यू सो मच। वसीशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।